आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर होंगे। दोनों राज्यों में पीएम मोदी कई परियोजनाओं को देश को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले असम जाएंगे, जहां वो सुबह करीब 11:30 बजे असम के सिलापथार जाएंगे, जहां वो तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले हुगली के चुचुरा डनलप मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 4:30 बजे हुगली में ही प्रधानमंत्री कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेलवे के विस्तार कार्य का उद्घाटन किया जाएगा। 4 किलोमीटर से अधिक लंबी इस लाइन का निर्माण 464 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री कालीकुंडा और झारग्राम के बीच 132 किलोमीटर लंबे खड़गपुर आदित्यपुर सेक्शन पर 30 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इसकी अनुमानित लागत 1312 करोड़ रुपए है। रविवार को सीबीआई ने सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी के घर पर छापेमारी की। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए एक अलग मुसीबत आ गई है। रविवार को कथित कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए उन्हें कई समन भेजे। सीबीआई ने सांसद अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुजिरा नरूला को समन भेजा है। साथ ही सीबीआई ने रुजिरा नरूला की बहन मेनका गंभीर को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। मेनका को आज सीबीआई के सामने पेश होना है। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सीबीआई और जेल का डर दिखाकर उनकी पार्टी के लोगों को चुप नहीं कराया जा सकता है। जबकि इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी के जाने का काउंटडाउन है। देखिए, ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेशन में है। गिरती हुई शाख, जाती हुई गद्दी, जिसको कहते हैं काउंटडाउन शुरू हो गया है सत्ता की। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार पर अल्पमत का संकट और गहरा होता जा रहा है। 1 मिनट में अपडेट देखिए। पुडुचेरी विधानसभा में आज कांग्रेस सरकार की अग्नि परीक्षा है। आज कांग्रेस को सदन में अपना बहुमत पेश करना है। सूत्रों के मुताबिक शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट के माध्यम से इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि किसके पास बहुमत है। आज सुबह करीब 10 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और शाम 5 बजे कांग्रेस को सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा। हालांकि कांग्रेस की स्थिति कुछ खास सही नहीं है। पुडुचेरी विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 33 है। इनमें से 5 इस्तीफा दे चुके हैं। फिलहाल कांग्रेस के पास 9 विधायक हैं और नारायण सामी की सरकार को डीएमके के 3 विधायक और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी है। वहीं विपक्ष की बात करें तो एनडीए के पास एनआर कांग्रेस के 7 विधायक, एआईडीएमके के 4 विधायक और बीजेपी के मनोनीत 4 विधायक हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस की सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है और ऐसे में अनुमान है कि सीएम नारायण सामी फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं। आज यूपी की योगी सरकार विधानसभा में अपना बजट पेश करने जा रही है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। यूपी की योगी सरकार आज विधानसभा में बजट 2021 से 2022 पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में उत्तर प्रदेश का 2021 से 2022 का बजट प्रस्तुत करेंगे। योगी सरकार का ये 5वां बजट कई मायनों में खास रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी सरकार प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बजट 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। ये बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा और इसकी जानकारी गूगल प्ले स्टोर से उत्तर प्रदेश सरकार का बजट ऐप के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। इस बजट प्रस्तुतिकरण का सीधा प्रसारण डीडी यूपी पर भी किया जाएगा। बजट में मुफ्त कोविड वैक्सीन और कामगारों के लिए बीमा जैसे बड़े ऐलान हो सकते हैं। साथ ही राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार को बढ़ाने को लेकर भी कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। इस बजट के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी सरकार के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जिनकी अगुवाई में लगातार 5वीं बार बजट पेश किया जा रहा है। रविवार को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी की। रविवार को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के शाहीन बाग में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर छापेमारी की। दरअसल केरल से प्रोडक्शन वारंट पर पकड़े गए रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने पीएफआई के दिल्ली दफ्तरों में छापेमारी की।
रऊफ शरीफ के खिलाफ हाथरस में दंगा भड़काने के लिए फंडिंग करने, संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। हाल ही में यूपी एसटीएफ ने रऊफ को केरल से प्रोडक्शन वारंट पर यूपी लेकर आई थी। रऊफ शरीफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट विंग के CFI का जनरल सेक्रेटरी है। रविवार को केरल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी PFI पर बिना नाम लिए निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व हमारी पार्टी के नेता और RSS के लोगों के बारे में पोस्टरबाजी की थी। पोस्टरबाजी इस बात को साबित करती है कि उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी, RSS या फिर इस देश के लिए और केरल के प्रति किस प्रकार की है। रविवार को केरल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की CPIM सरकार पर जमकर निशाना साधा। रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केरल में बीजेपी की विजय यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने केरल सरकार पर आरोप लगाया कि लव जिहाद केरल को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश का हिस्सा है। लव जिहाद के बारे में यहाँ की न्यायालय ने 2009 में इस बात को स्पष्ट किया था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। उस सब के बावजूद यहाँ की सरकार सोई हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये आरोप भी लगाया कि लव जिहाद के खिलाफ कोई प्रभावी कानून नहीं बनाया गया, जबकि यूपी की सरकार ने इस पर कानून बना दिया। यहाँ की सरकार लव जिहाद के नाम पर प्रारंभ की जा रही यहाँ की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी कानून नहीं बना पाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस को घेरा। 1 मिनट में बताते हैं। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के सलेम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद का जिक्र करते हुए बताया कि 9वें दौर की बातचीत के बाद एक हिस्से का समाधान हो चुका है। आप सब लोगों को जानकारी होगी 9 राउंड्स की डायलॉग के बाद मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर एक पार्ट अब तक रिजॉल्व हो चुका है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस लगातार सेना को बदनाम करने की कोशिश करती है। कांग्रेस हमको बदनाम करने की कोशिश करती है, कहती है कि हमने भारत की जमीन गंवा दी। जब तक इस शरीर में खून है, प्राण है, भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई मां का लाल कब्जा नहीं कर सकता। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि चाहे कोई भी देश क्यों न हो, भारत की सीमा पर एक तरफा कार्रवाई करने की इजाजत भारत उसे नहीं देगा। चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, भारत की सीमा पर किसी को यूनिलेटरल एक्शन करने की इजाजत भारत नहीं देगा। और अब देश भर का कोरोना अपडेट क्या है, अगले 1 मिनट में देखिए। देश में कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 14,264 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 90 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 11,667 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,09,91,651 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,06,89,715 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,45,634 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,56,302 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 97.25% है, जबकि मृत्यु दर 1.42% है। और दिल्ली में कोरोना का क्या है हाल, अपडेट देखिए। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या एक बार फिर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 145 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 97 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,37,900 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,25,929 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,071 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,900 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर दिल्ली में 1.7% है।
अब तक दिल्ली में कुल 1,19,08,127 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 62,063 टेस्ट पिछले 24 घंटे में हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई फैसले लिए हैं। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार ने इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, हम एक नए अभियान मैं जिम्मेदार हूं की शुरुआत कर रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में मैंने कोरोना से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। इनमें कामकाज का अलग अलग समय, वर्क फ्रॉम होम, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे नए अभियान का हिस्सा होंगे। जो लोग लॉकडाउन चाहते हैं वो बगैर मास्क के घूम सकते हैं। जो ये नहीं चाहते उन्हें मास्क अवश्य पहनना चाहिए और कोरोना गाइडलाइन के सारे नियम मानना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 महाराष्ट्र में दोबारा अपना सिर उठा रहा है। आने वाले 8 से 15 दिनों में ही पता चलेगा कि ये दूसरी लहर है कि नहीं। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अगले 8 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा है। केंद्र ने रविवार को उन राज्यों को पत्र लिखा जहां कोरोना के रोजाना मामलों में उछाल देखा गया है। केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ऐसे राज्य आरटी-पीसीआर जांच का अनुपात बढ़ाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रैपिड एंटीजन में नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण भी अनिवार्य बनाया जाए। साथ ही केंद्र ने राज्यों से कड़ी गाइडलाइंस बनाने की बात भी कही है। भारत के 74% से ज्यादा सक्रिय मामले केरल और महाराष्ट्र में हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी रोजाना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। केरल में पिछले 4 हफ्तों में एक हफ्ते में नए मामले 42,000 और 34,800 के बीच रहे हैं। केरल में पिछले 4 हफ्तों के दौरान पॉजिटिव दर 13.9% से 8.9% के बीच रही है। महाराष्ट्र में पिछले 4 हफ्तों में नए मामले 18,200 से बढ़कर 21,300 के बीच रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र का साप्ताहिक पॉजिटिव दर 4.7% से बढ़कर 8% हो गई है। महाराष्ट्र में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अघाड़ी सरकार ने गंभीर कदम उठाने की बात कही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हाथियों के साथ होने वाले बर्ताव की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर है तमिलनाडु के कोयम्बटूर की। हाथी की दर्द भरी आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मार से उसे कितना दर्द हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कोयम्बटूर के मेडपालायम इलाके में तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक आयोजन किया जिसमें उन हाथियों को शामिल किया गया जिन्होंने इंसानों के बीच रहकर काम किया है। यह आयोजन हर वर्ष राज्य के अलग अलग शहरों में होता है। इस हाथी की गलती बस इतनी है कि इसने अपने महावत को नीचे गिरा दिया था, जिसकी कितनी भयानक सजा इसे दी जा रही है जरा देखिए। 2 लोग इस हाथी को बांधकर बड़ी ही बेरहमी से पीट रहे हैं। हाथी ने महावत को नीचे गिरा दिया तो सबक सिखाने के लिए इतनी गंभीर यातना दी गई, लेकिन ऐसी सजा देने वालों को कब सबक सिखाया जाएगा ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर एक जांच बिठा दी गई है जो आरोपियों को कब तक सजा दिलाती है देखना बाकी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.